हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक करने के बारे में। ऐसा क्यों और क्या है इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते हो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज। तो न्यूज का कहना है सुप्रीम कोर्ट कुड मेक जजेस असेट्स पब्लिक। What are the norms on disclosure of judges assets currently? तो देखिए फिलहाल यहाँ पर हमें दो बातें देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाएगा, और दूसरी बात ये है कि वर्तमान में इससे जुड़े हुए नियम क्या है। दरअसल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मीटिंग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में जो ये 1 अप्रैल को मीटिंग हुई है ये इसकी फुल कोर्ट मीटिंग थी, और इस दौरान ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अब अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करेंगे। यानी कि एक जज की क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या उसकी देनदारी है, उससे जुड़ी हुई सारी की सारी घोषणाएं अब सार्वजनिक करना जरूरी होगा। अब इस स्थिति में एक आम नागरिक अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को हासिल कर सकता है। लेकिन ये मामला क्यों है और क्यों ये फैसला लिया गया है, क्या है इससे जुड़ी हुई सभी बातें, आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या शामिल है। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है मामला, जो कि आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है और जजों की संपत्ति के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, ये भी हमें देखना होगा। सरकारी अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति के लिए क्या क्या नियम है ये भी हमें समझने होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए सब कुछ देखते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला लिया है कि भाई सभी जजेस अपनी संपत्ति और देनदारियों की सार्वजनिक घोषणा करेंगे। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, तो देखिए इसके पीछे का रीजन है हमारी स्क्रीन पर मौजूद ये साहब। दरअसल इनका नाम है न्यायाधीश यशवंत वर्मा, और ये हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश है। लेकिन बीते दिनों दिल्ली के इनके आवास पे जिस प्रकार से नोटों की गड्डियों के ढेर मिले हैं, इस स्थिति ने न्यायपालिका के अंदर भी भ्रष्टाचार की स्थिति को अब उत्पन्न कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस स्थिति के आधार पर यह पता चल रहा है कि न्यायपालिका में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मौजूद है, लेकिन न्यायपालिका का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारी निगाहों से छुपा रहता है। अब जब ये चीजें हुई हैं तो उसके बाद अब ये मांग की जा रही है कि भाई जजेस को भी अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी चाहिए। और हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, हम लोग ये देख रहे हैं कि दशकों से ये मांग चल रही है, और बहुत सारे लोगों ने ये मांग की है कि न्यायाधीशों को ये विशेष अधिकार क्यों मिला हुआ है कि वो अपनी संपत्तियों की घोषणा नहीं करते हैं, सार्वजनिक रूप से सभी चीजें नहीं जाहिर करते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में हमारी न्यायपालिका का रुख भी यही था कि न्यायाधीशों को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अब भ्रष्टाचार की इस प्रकार की स्थितियों का सामने आना बहुत ही अधिक चिंताजनक है। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी हम लोग सभी चीजें देखें, क्योंकि अभी तक हमारे देश में स्थिति ये बनी हुई है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर हमारे जो नेता होते हैं, चाहे संसद के हो या फिर हमारे विधानमंडल के हो, सभी के मामले में ये नियम है कि उन्हें अपनी संपत्तियों की घोषणा करनी होती है, हर एक बात बतानी होती है। लेकिन बात करें न्यायाधीशों की, तो ये न्यायाधीश इस प्रकार के किसी भी नियम में बंधे हुए नहीं हैं, और पूरी तरह से ऐसे नियम से ये मुक्त अब तक चले हुए आ रहे हैं। और हालांकि मामला हम लोगों ने देखा है कि स्वैच्छिक तो चलता है कहीं कहीं पर, लेकिन अधिकांश न्यायाधीशों ने स्वैच्छिकता के आधार पर अपनी संपत्ति की घोषणा करना उचित ही नहीं समझा। जरूरी है कि हम लोग अब ये समझें कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या नियम है संपत्ति की घोषणाओं को लेकर के, और हाई कोर्ट की क्या स्थिति है, जिसके बाद हम सोचें कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कहानी शुरू होती है 1997 में। 1997 में कहानी क्यों शुरू होती है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट के CJI हुआ करते थे जस्टिस JS वर्मा साहब। अब दरअसल इनकी अध्यक्षता में होती है एक बैठक, और बैठक में सभी न्यायाधीशों को इकट्ठा करके ये बोला जाता है कि देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी संपत्तियों की जानकारी भी आगे बढ़े। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस मेरी जो संपत्ति है वो मैं ही जानता हूं या मेरे घर वाले जानते हो। कहीं ना कहीं हम लोग जिस प्रकार के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो हमारा क्षेत्र है सेवा का, हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि और भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारी चीजों को जानता हो। तो इस दौरान जो बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट के CJI JS वर्मा की अध्यक्षता में, वहां पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और प्रस्ताव में ये बात शामिल की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो सभी न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करेंगे। यानी कि सभी न्यायाधीशों के लिए कॉमन पैटर्न बना दिया कि देखिए आप अपनी सारी की सारी संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां आपको CJI को बतानी होंगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपस में एक दूसरे को पता हो या ना पता हो, या फिर ये पब्लिक को पता हो या ना पता हो, बट जरूरी ये था कि अब CJI को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति और देनदारियों की सूचना होने लगेगी। इस प्रकार का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
अब यहाँ पर यह बात शामिल कर दी गई कि हर न्यायाधीश के लिए कंपलसरी है कि उसके अपने नाम पर कितनी संपत्ति है या उसका जो जीवन साथी है उसके नाम पर कितनी संपत्ति है, या इसके अलावा जो न्यायाधीश है उसके ऊपर जो जो आश्रित व्यक्ति हैं उन लोगों के नाम पर जो संपत्ति है, जो निवेश की गई परिसंपत्तियां हैं, उसका पूरा का पूरा मामला अब आपको सीजेआई को बताना होगा। हालांकि ये पूरा का पूरी जो स्थिति हमें पता चलती है वो इस प्रकार की है कि सार्वजनिक प्रकटीकरण की स्थिति नहीं है, यानी कि सार्वजनिक घोषणाओं का मामला यहाँ नहीं चल रहा है। मामला सिर्फ और सिर्फ अभी भी हम देख रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर ही सीमित है, जुडिशरी की चार दीवारी में ही चल रहा है। बस न्यायाधीशों की संपत्ति के बारे में सूचनाएं सीजेआई तक पहुंच जा रही है। पैटर्न सिर्फ यहीं से यहीं तक बना हुआ है, क्योंकि कहानी तो सिर्फ इतनी है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं कि बस जज जो है वो अपनी सारी चीजें सीजेआई को बताएगा। तो कहानी अभी तक हमें पता चल रही है कि हमारी न्यायपालिका की चार दीवारी में ही सीमित है। अब ये न्यायपालिका की चार दीवारी में ही मामला सीमित रहता है 8 सितंबर 2009 तक। 8 सितंबर 2009 तक। अब ऐसा क्यों? तो देखिए इसके पीछे का रीजन है हमारे दूसरे सीजेआई। दरअसल ये जो सीजेआई हमारी स्क्रीन पे है इनका नाम है केजी बालकृष्ण। 8 सितंबर 2009 को इनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ की एक बैठक होती है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि देखिए जी 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि सभी जज सीजेआई को अपनी संपत्तियों की घोषणा करेंगे। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा बदला गया और बदल के ये किया गया कि देखिए जी आपकी जो सूचनाएं सीजेआई तक आती थी अब उन सूचनाओं को सीजेआई तक सीमित नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की जो संपत्तियां हैं, जो देनदारियां हैं, उन सभी की घोषणाएं अब हम लोग वेबसाइट पे करेंगे। कहां करेंगे? वेबसाइट पे। तो ये एक नया पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि अब यहां पर शामिल किया गया। पहले जो बातें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित थी, न्यायपालिका तक ही सीमित हुआ करती थी, बस बात जजेस से सीजेआई तक आ जाया करती थी। अब ये कह दिया कि यहां तक सीमित नहीं रहेगी, अब हमारी वेबसाइट्स पे सभी चीजों को भेजा जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक और नॉर्म ऐड किया गया। यहां पर यह भी शामिल किया गया कि देखिए हम आपकी संपत्ति और देनदारियों को वेबसाइट पे पब्लिश तो करेंगे, लेकिन यह मामला आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इन सूचनाओं को घोषित करवाना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अर्थात यहां पर सीधे तौर पर मामला था स्वैच्छिक कि जी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपकी मर्जी होती है तो आप हमें जानकारियां दीजिए जिसे वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। अगर आपको ये उचित नहीं लगता, आप ये सभी चीजें सार्वजनिक नहीं कराना चाहते, अगर आप अपनी सूचनाएं देने के लिए मना करते हैं, घोषणा के लिए मना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इस मामले में बाध्यकारी नियम आपके ऊपर लागू कोई नहीं होगा और इस प्रकार से स्थिति आगे बढ़ जाएगी। तो स्वैच्छिक आधार पर चीजों को शुरू किया गया और अब हम लोग वर्तमान में ये देखते हैं कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कुछ भी नया अपडेट इस प्रकार का नहीं आया है। जितने भी वर्तमान जज हैं हमारे, उन जजों की घोषणाएं हमारे फिलहाल वर्तमान में वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जो पहले की घोषणाएं थी उन घोषणाओं को भी वहां से हटा दिया गया। तो फिलहाल इस संपत्ति का जो मामला है वो नहीं चल रहा है ठीक से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हमें एक बात और बताती है कि देखिए 28 जज ही हैं 33 में से जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा सीजेआई को की हुई है और जो घोषणा सीजेआई को की हुई है वो भी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तो ये सभी चीजें फिलहाल अभी वर्तमान में चल रही है। हालांकि इस पूरी की पूरी संपत्ति की घोषणा से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में एक आरटीआई लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आरटीआई लगाकर सुप्रीम कोर्ट से जजेस की संपत्ति के बारे में पूछा गया था और ये आरटीआई लगाई थी सुभाष चंद्र अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने। यहां पर इन्होंने ये कहा था कि भाई आरटीआई लगा करके मैं जजेस की संपत्ति की जानकारी हासिल करना चाहता हूं। तो इस आरटीआई का जवाब 2019 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यहां पर यह कहा गया कि देखिए जी जजों की संपत्ति और देनदारियां व्यक्तिगत जानकारियां नहीं हैं और इसके लिए यह नहीं किया जा सकता कि आरटीआई के माध्यम से सभी को जानकारियां अवेलेबल करवा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में काफी ज्यादा गंभीरता हम लोग देखते हैं 2019 में। तो ये सारी की सारी स्थिति चलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के पैटर्न को अडॉप्ट किया कि जजेस सीजेआई को बातें बताएंगे और उसके बाद में फिर ये चलने लगा कि स्वैच्छिक आधार पर वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जा सकता है, तो इन चीज़ों को भारत के कई हाई कोर्ट्स ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश की और वहाँ भी चीज़ें हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। तो आइए ठीक इसी प्रकार से हम लोग चीज़ों को समझते हैं हाई कोर्ट के स्तर पर। तो कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो तो इनकी सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल ही चलती रही, लेकिन बात करें हम लोग प्रेजेंट की तो अब हमें यह पता चलता है कि देखिए 1 मार्च 2025 तक भारत के अंदर जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उन
न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों की संख्या लगभग 770 है। कितनी है? 770। लेकिन बात करें कि इन 770 न्यायाधीशों में से कितने न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की है, तो हमें यह पता चलता है कि 770 में से सिर्फ 97 न्यायाधीश ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की है, यानी कि आंकड़ा बहुत ही ज्यादा कम है। और जिन न्यायाधीशों के द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा की गई है वो खास तौर पे अलग अलग हाई कोर्ट से संबंधित है, जिसमें नाम है दिल्ली हाई कोर्ट का, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। इसके अलावा हम देखते हैं केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये हाई कोर्ट है हमारे देश के जिसके न्यायाधीश इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी बहुत ज्यादा कम है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे हम देखते हैं कि 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के तहत एक फैसला दिया गया और वो फैसला ये था कि हम ये मानते हैं कि जजों की संपत्ति का मामला आरटीआई के दायरे में नहीं आता, और अधिकांश न्यायाधीश हमारे हाई कोर्ट के यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जजों की संपत्ति और देनदारियों का जो मामला है वो सार्वजनिक ना किया जाए, उसे सीमित रखा जाए, या तो उसको कोर्ट तक ही सीमित किया जाए या फिर व्यक्ति से पूछा ही ना जाए। इस प्रकार के नियम होने चाहिए। तो अधिकांश न्यायाधीश इस मामले में हमेशा विरोध ही करते आए हैं। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि वर्ष 2023 में संसद के अंदर एक खास समिति है जिसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय संबंधी समिति। तो 2023 में इस समिति ने ये सिफारिश की थी कि हमें न्यायाधीशों की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा के लिए कोई नियम बनाना चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर कानून होना चाहिए ताकि जिस प्रकार से हमारे अलग अलग मंत्री, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि या हमारे सरकारी अधिकारी अपनी संपत्तियों की घोषणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम न्यायाधीशों की संपत्ति को भी घोषित कराएं और इनकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस मामले में भी कोई कार्य किया नहीं गया है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट में चल रही है। अब यहाँ पर कोई भी बाध्यकारी नियम नहीं है, लेकिन बाध्यकारी नियम हमारे सरकारी अधिकारियों के लिए और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए तो है। तो क्या नियम है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए और सरकारी अधिकारियों के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी अधिकारियों की इस पूरे के पूरे मामले में क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, दरअसल कहानी जो है वो 2005 के बाद से अधिक दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि 2005 में हम लेकर के आते हैं आरटीआई अधिनियम। अब ये जो आरटीआई अधिनियम आया था इसने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि हम इस अधिनियम के माध्यम से ये चाहते थे कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जाए। इसके तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि भाई जो भी हमारे सरकारी अधिकारी होंगे वो अपने कैडर नियंत्रण अधिकारियों को वार्षिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करेंगे, यानी कि आपको हर साल बताना पड़ेगा कि आपकी संपत्ति कितनी है। अब यहां पर यह देखा जाएगा कि क्या वो संपत्ति आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग मैच करती है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी चल रही है 50,000, आप साल में कमा रहे हैं जिस हिसाब से, उसके 2 गुना 3 गुना तो आप बचा ही ले जा रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं क्या। तो कहीं भी अगर गड़बड़ दिखती तो फिर आपके खिलाफ जांच की जाएगी। तो वार्षिक आधार पर यह नियम बना दिया गया कि भाई जरूरी है कि सरकारी अधिकारी अपने कैडर नियंत्रण अधिकारियों को वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति घोषित करना शुरू कर दें। और अधिकांश मामलों में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी ये नियम बनाए गए सरकारी अधिकारियों के संपत्ति घोषित किए जाने के, तो ये सारी की सारी संपत्ति का मामला सार्वजनिक डोमेन में अवेलेबल करवा भी दिया गया है। कोई भी किसी प्रकार से अगर चीजों को जानना चाहे तो जान सकता है। अगर वो सीधे तौर पर चीजों को जान पाता है, उसको डिटेल्स मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती तो वो आरटीआई लगाएगा तो सारी की सारी डिटेल्स उस तक पहुंचा दी जाएगी बिना किसी क्वेश्चन के। वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ खास राज्य जैसे कि गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों के अंदर नौकरशाहों यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए संपत्ति घोषित करने के प्रावधान बहुत ही अधिक सख्त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर सार्वजनिक डोमेन में चीजें अवेलेबल हैं तो ठीक, वरना आप आरटीआई लगाएंगे तो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मतलब सरकारी अधिकारी किसी भी स्तर का हो तो आपको चीजें अपनी बतानी पड़ेगी। हालांकि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये तो मामला है वार्षिक आधार पर संपत्ति की घोषणा करने का, लेकिन आप सभी लोगों को एक बात और यहाँ पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में शामिल होता है, तो शुरुआत में शामिल होने से पहले ही उसे अपनी संपत्ति भी घोषित करनी पड़ती है कि सेवा में आने से पहले उसकी क्या क्या संपत्तियां थी। उसके बाद वो प्रवेश करता है और फिर चीज़ों को कंप्लीट करता है और बाद में उसे वार्षिक आधार पर भी अपनी सभी सूचनाएं देनी पड़ती है। तो समझ रहे हैं कि नियम कितने कड़े बनाए हुए हैं सरकारी अधिकारियों के लिए। और ठीक इसी प्रकार के कुछ नियम हम लोग देखते हैं कि हमारे विधानमंडल और संसद में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए भी है।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो यूपीए 2 सरकार थी, यानी कि जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे तो उनका जो दूसरा कार्यकाल था 2009 से 14 वाला, इस दौरान एक खास नियम बना दिया गया और नियम ये बनाया कि जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो सारे के सारे केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणाएं प्रस्तुत करेंगे। तो ये खास नियम बना दिया गया था और जितनी भी जानकारियां घोषित की जाती हैं पीएमओ के सामने, उन सभी सूचनाओं को पीएमओ की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाता है, यानी कि वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है। सीधे तौर पे कहा जाए तो ये सारी की सारी जानकारियां एक जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर चीजों को देख जान समझ सकते हैं। इसके अलावा ये नियम तो है सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों का, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के अलावा हमारी संसद तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उस मामले में नियम ये है कि जो संसद के सदस्य हैं वो अध्यक्ष या सभापति के सामने अपनी संपत्ति घोषित करेंगे। अगर आप लोकसभा में हैं तो आप लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी संपत्ति की सारी जानकारियां प्रस्तुत करेंगे। अगर आप राज्यसभा में हैं तो आप राज्यसभा के अंदर सभापति के सामने अपनी सारी की सारी संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप इन संपत्तियों को जानना चाहते हैं और ये आपको सार्वजनिक रूप से कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आप आरटीआई लगा करके अपने किसी भी प्रतिनिधि की जानकारियों को अपने सामने प्रस्तुत करवा सकते हैं। यहां पर यह भी नियम बनाया गया है। इसके साथ साथ ये बात तो हो गई है कि भाई किस प्रकार से अध्यक्ष के सामने, सभापति के सामने या फिर पीएमओ के सामने प्रस्तुत करनी है। ठीक है, पीएमओ के सामने मतलब पीएमओ की जो पीएमओ जो है यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर किस प्रकार से प्रस्तुत की जानी है। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा एक और नियम है, पता है, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के मामले में या फिर संसद के मामले में चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ते समय उसे एक प्रॉपर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और फॉर्म के अंदर उसे अपनी सारी की सारी संपत्ति भी घोषित करनी होती है। ये भी एक खास नियम है। यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो नियम है ही है कि उनको बतानी है अपनी संपत्ति, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी आपको ये सारी की सारी सूचनाएं देनी पड़ती है। अपनी पूरी की पूरी संपत्तियों का ब्यौरा आपको यहां पर भी जमा करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में यह निर्णय लिया था कि भाई जितने भी लोग चुनाव लड़ने आएंगे वो अपनी संपत्ति घोषित करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो बहुत बार न्यूज़ चैनल्स बताते हैं ना कि ये अमीर कैंडिडेट्स हैं, वो इसी आधार पर बताते हैं कि उन्होंने अपने फॉर्म के अंदर किस प्रकार की अनाउंसमेंट की हुई है। तो सरकारी अधिकारियों के नियम क्या है और नेताओं के नियम क्या है वो आप लोगों ने जान लिया और ये नियम पूरी तरह से बाध्यकारी है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो फिलहाल ये हमारी वर्तमान स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और हमारे सरकारी अधिकारियों की और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की या फिर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी एक प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर है, इसका कहना है केंद्रीय मंत्री अपनी संपत्ति की घोषणाएं प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपते हैं, संसद और विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और आप इस QR को स्कैन करके पहुंच सकते हैं सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग फाइल्स शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बातें जो बताई जानी चाहिए थी वो आप लोग के साथ शेयर कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आप लोग तक अच्छे से पहुंच गई होंगी। बाकी सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।